जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र नामदेव स्वागत करता हूं आपका आपकी यूट्यूब फैमिली आईटीआई मैकेनिकल गुरु में। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ा था। तो जो हम आज चैप्टर देखने वाले हैं वो हमारा है चिन्हन एवं चिन्हन सहायक। तो जैसा कि हर ट्रेड में आवश्यकता होती है, जो बहुत ही मेन चैप्टर होता है अध्ययन की दृष्टि से और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है वो हमारा है चिन्हन एवं चिन्हन सहायक, जिसे मार्किंग एंड मार्किंग एड्स भी कहा जाता है। तो इसका परिचय देख लेते हैं कि क्या होता है मार्किंग एवं मार्किंग एड्स। तो ऑटो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हम एमएमबी का पढ़ रहे हैं। चूंकि तो ऑटो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी कार्य की उपर्युक्त परिणति में चिन्हन की विशेष भूमिका होती है। चिन्हन को निर्देशक मानकर उस दिशा में किए जाने वाले कार्य चिन्हन सहायक औजार कहलाते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड के लिए ये सहायक औजार अत्यंत महत्व के हैं, अतः इनको ध्यानपूर्वक समझ लेना आवश्यक होता है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा है चिन्हन योजना। तो चिन्हन योजना किस प्रकार से हम करेंगे तो उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो जैसा कि देखा होगा आपने कि बाजार में उपलब्ध जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जो जिन्हें उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए उसे विभिन्न विभागों से गुजरना पड़ता है, जिससे वो लास्ट में जाके अपनी परिणति में रूपांतरित होता है। जैसे कोई भी कच्चा पदार्थ है, उसे जब बहुत सारी प्रक्रियाएं कर लेते हैं तो अंत में जो रूप लेता है, तो उसे इन्हीं चिन्हन सहायक भी उसमें से एक मुख्य बिंदु आता है जो सहायता करता है। तो देखते हैं, बाजार में उपलब्ध मूल कच्चे पदार्थ को उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए उसको विभिन्न स्थानों पर कर्तन करके अतिरिक्त धातु को हटाया जाता है। चिन्हन योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम धातु को हटाने से पहले बेसिक स्टॉक पर चिन्हन कर लिया जाता है, जिससे यह मालूम हो जाए कि किस भाग में कितनी धातु को हटाना है। इसके लिए वस्तु की ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड पर केंद्र बिंदु, केंद्र रेखा, बाउंड्री लाइंस आदि खींच ली जाती हैं। इसी कार्य को चिन्हन योजना कहते हैं। तो दोस्तों, इससे तात्पर्य कि हम अगर कोई भी जॉब बनाना है हमारे लिए, तो सबसे पहले हम उसे स्टॉक पर बांध लेते हैं। उसके बाद उसमें देखते हैं कि सतह उसकी प्लेन है कि नहीं। ठीक है, अगर उसमें जितना एक्स्ट्रा भाग रहता है तो उसे छील के हटा देते हैं। तो उसमें भी चिन्हन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है तो वो है हमारा चिन्हन के उद्देश्य। क्यों आवश्यक होता है चिन्हन? ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्किंग। तो देखा जाता है कि वास्तव में चिन्हन प्रक्रिया निम्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। तो जो हमारा फर्स्ट आता है वो है चिन्हन होने के पश्चात जॉब को बार बार नापने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर एक बार आप चिन्हन कर लेते हैं तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि बार बार नापने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आपने एक बार चिन्हन कर दिया उसे, तो चिन्हन से समय की बचत होती है। चिन्हन कर लेंगे तो आप उसे बार बार नापने से भी बच जाएंगे, जिससे समय की बचत हो जाएगी। और जो थर्ड आता है हमारा पॉइंट, तो चिन्हन की रेखाएं कारीगर के लिए गाइड का काम करती हैं। गाइड से मतलब अगर वो उस पर लाइनिंग कर लेता है तो उसे बार बार यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइन पे ही काम करेगा अपने। तो कारीगर का भी समय बचता है। जॉब को अस्वीकृत होने से बचाया जा सकता है। अगर आप इस प्रकार से चिन्हन के सहायता से चलेंगे तो आपको जॉब जो फाइनल जॉब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अस्वीकृत होने से बच जाएगा, जिससे आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो है चिन्हन होने से यह ज्ञान बना रहता है कि कब कौन सी प्रक्रिया करनी है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया लगी रहती है कि इसके बाद ये करना है, वन बाय वन एक एक काम करते जाते हैं, तो उससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों, हम इसकी सावधानियां देख लेते हैं कि चिन्हन करते समय किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो देखते हैं, चिन्हन शुरू करने से पहले ड्राइंग को भली भांति पढ़ तथा समझ लेना चाहिए। अगर हम कोई भी जॉब बना रहे हैं तो सबसे पहले जो मुख्य काम होता है उसका ड्राइंग बना लेना होता है। तो सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं। प्रारंभ में कोई संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ रेखा, रेफरेंस लाइन नियत करने के बाद ही चिन्हन शुरू करते हैं। पहले उसकी लाइनिंग, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद ही काम शुरू करते हैं। जो थर्ड आता है, चिन्हन हल या स्क्राइबर नुकीला व कठोर होना चाहिए, जैसे पतली व स्पष्ट रेखा अंकित हो। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो है ड्राइंग के अनुरूप व माप के अनुसार चिन्हन औजारों का चयन करना चाहिए।
ठीक है। ये किस प्रकार से हमने हमारी ड्राइंग बनी है उसके अनुसार हमारी डायमेंशन नापनी चाहिए और उसके अनुसार कौन से चिन्हन औजारों का हमें उपयोग करना है तो उनका चयन कर लेना चाहिए। अब जो 5th पॉइंट आता है हमारा, तो चिन्हन को पक्का करने से पहले एक बार दोबारा से सब चेक कर लेना चाहिए कि हमने ठीक तरह से सब व्यवस्थाएं कर ली हैं कि नहीं और चिन्हन सही स्थान पर लगे हैं नहीं, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 6 नंबर का, उसमें आएगा सेंटर पंच से निशान इस प्रकार लगाने चाहिए कि चिन्हन भी स्पष्ट दिखाई देते रहें। अगर हम कोई पॉइंट लगा लेते हैं तो वो पॉइंट इस प्रकार से लगाना चाहिए कि हमने जो लाइनें खींची हैं वो डिस्टर्ब ना हो और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और जो अगला बिंदु आता है, बिंदु ठीक लाइन पर तथा बराबर दूरी पर लगानी चाहिए। अगर आपको कोई पॉइंट लगाने हैं, जैसे ड्रिल वगैरह करनी है आपको अपने जॉब पे, तो बिल्कुल बिंदु ठीक लाइन पे लगने चाहिए। लाइन से इधर उधर लगेंगे तो उस स्पष्टता भी नहीं दिखेगी और जॉब डिस्टर्ब होने की भी संभावना रहती है, इसलिए ठीक लाइन पर ही लगाना चाहिए। बिंदु लगाते समय पंच को ठीक लंबवत रखना चाहिए तथा बिंदुओं की गहराई समान होनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ठीक लंबवत अगर नहीं रखेंगे तो कुछ भी डिस्टर्ब हो सकता है हमारा जॉब, इसलिए बिंदु की गहराई भी समान होनी चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा 3rd पॉइंट आता है वो हमारा है चिन्हन मीडिया व उसके विभिन्न प्रकार। तो हम देखेंगे कि चिन्हन मीडिया कितने प्रकार से किया जा सकता है, उसके कितने प्रकार के टाइप होते हैं। तो जैसा कि आप ये ए पॉइंट में देख रहे हैं कि सफ़ेद रंगाई। अभी सफ़ेद रंगाई क्या होती है इसके बारे में भी जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जॉब की सतह पर सफ़ेद रंग की पुताई करने के लिए कई प्रकार के घोल बनाए जाते हैं। साधारणतः ब्लैक बोर्ड चौक का पानी में घोल, साधारण चौक का मिथाइलेटेड स्पिरिट में घोल तथा सफ़ेद लेड पाउडर का ताड़पीन के तेल में घोल। इन सब चीज़ों से जो रंगाई की जाती है वो भी चिन्हन सहायक में आती है। और जो हमारा 2nd पॉइंट आता है वो हमारा है पर्शियन ब्लू। तो पर्शियन ब्लू क्या होगा, आपने पढ़ा होगा अपनी ट्रेड में। इसका प्रयोग मशीनिंग की गई सतहों पर किया जाता है। पर्शियन ब्लू की बहुत बारीक परत जॉब की सतह पर फैलती है। इसकी बहुत पतली परत रहती है जो कि हम जो जॉब बना रहे होते हैं तो उस पर पूरी तरह फैल जाती है। अतः इसके द्वारा प्राप्त चिन्हन बहुत स्पष्ट एवं एक्यूरेट होती है, परंतु इसके लेप को सूखने में बहुत अधिक समय लगता है। तो इसमें समय अधिक भले लगता है मगर इसकी जो चिन्हन की स्पष्टता है, एक्यूरेसी, वो बहुत अच्छी आती है। तो जो 3rd पॉइंट आता है हमारा, वो 3rd पॉइंट में है जो हमारा चिन्हन सहायक है। तो वो हमारा चिन्हन सहायक में पर्शियन ब्लू के बाद जो आता है वो हमारा है तूतिया। तूतिया के बारे में जान लेते हैं। तूतिया क्या है? तूतिया या कॉपर सल्फेट जैसे नाम से जाना जाता है, नीला थोता भी इसका एक नाम है, को पानी में घोलने पर यह नीले रंग का घोल प्राप्त होता है। इसको अधिक क्रियाशील बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की मिला दी जाती हैं। इस घोल को चिन्हन की सतह पर लगाने से यह सतह को कॉपर के रंग में बदल देता है। इसका प्रयोग केवल स्टील के जॉब के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसका अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि केवल स्टील की जॉब के लिए किस चिन्हन मीडिया का उपयोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन में आपको जो आंसर होगा उसको आंसर ये होगा कि इसका प्रयोग केवल स्टील के जॉब के लिए किया जाता है। इस पर बहुत सही चिन्हन की जा सकती है। इसका प्रयोग परिष्कृत सतहों पर चिन्हन के लिए किया जाता है। यह लेप लगाने से पहले सतहों से ग्रीस, ऑयल आदि साफ कर लेना चाहिए। तो जो इसके पहले जो मुख्य विशेषता होती है कि अगर जो स्टील की सतह है तो उसे अगर हम अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो चिन्हन मीडिया अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले उसे साफ कर लेते हैं, हम तेल या ऑयल को साफ कर लेते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा लेआउट डाई है। तो लेआउट डाई क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यह एक प्रकार की नीले रंग की स्याही होती है जो व्यावसायिक रूप से बाजार में कई रंगों में उपलब्ध होती है, जिसे धातु की सतह पर आसानी से फैला दिया जाता है। यह जल्दी ही सूख जाती है। इस पर चिन्हन बहुत साफ सुथरी होती है। लेआउट डाई लगाने से पहले सतह को साफ कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि तूतिया का इस्तेमाल करने से पहले भी हमारी जो लेआउट डाई की सतह रहती है उसे अच्छी तरह साफ करना चाहिए। और लेआउट डाई में भी इसमें भी वही है कि पहले सतह को साफ कर लेना चाहिए। यह चिन्हन मीडिया भी परिष्कृत सतहों पर ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इतने से आप समझ ही गए होंगे कि कितने प्रकार के चिन्हन मीडिया उसके प्रकार होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमारे चिन्हन मीडिया व उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सफ़ेद रंगाई, पर्शियन ब्लू, तूतिया, लेआउट डाई। ये 4 जो हैं मुख्य चिन्हन मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सफाई सहायक। सफाई सहायक में कौन कौन से
उपकरण औजार आते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो किन किन जब जॉब बनाते समय किन किन सफाई सहायकों का हम यूज करते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा सफाई सहायक में आता है स्क्रैपर। स्क्रैपर क्या होता है? स्क्रैपर की जो मुख्य जानकारी है हम पहले इससे परिचित हो जाते हैं कि स्क्रैपर है क्या। स्क्रैपर हाई कार्बन स्टूल या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। इनको गर्म करके आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार या आकृति की कटिंग एज बनाई जाती है, जिसे बाद में हार्ड व टेम्पर कर लिया जाता है। इसके पश्चात ग्राइंड करके उसकी कटिंग एज को धार लगा ली जाती है। धार को अधिक शार्प करने के लिए उसे ऑयल स्टोन पर रगड़कर फिनिशिंग दी जाती है। कार्यशाला में पुरानी पड़ी रेतियों को फोर्ज करके किसी भी आकार का स्क्रैपर तैयार किया जा सकता है। स्क्रैपर के एक सिरे पर हत्था लगाया जाता है। बनावट के आधार पर स्क्रैपर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हम आपको जो मुख्य मुख्य स्क्रैपर हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं थोड़ी। तो हमारा जो फर्स्ट स्क्रैपर आता है वो हमारा है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर क्या होता है इसे देखते हैं। फ्लैट स्क्रैपर का आकार फ्लैट फाइल के समान होता है। जिस प्रकार फ्लैट फाइल होती है उसी प्रकार से फ्लैट स्क्रैपर होता है। इसकी कटिंग एज पॉइंट की ओर बनाई जाती है। इसकी धार को थोड़ा सा गोलाई में बनाया जाता है। इसकी लंबाई व चौड़ाई फ्लैट फाइल के समान होती है। इसको अधिकतर पुरानी फ्लैट फाइल से ही बनाया जाता है। स्क्रैपिंग क्रिया के लिए फ्लैट फाइल को सतहों पर पुश किया जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा है हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर क्या होता है यह जान लेते हैं। यदि फ्लैट स्क्रैपर को पॉइंट की ओर से 90 डिग्री पर मोड़ लिया जाए तो वह हुक स्क्रैपर बन जाता है। तो फ्लैट फाइल जैसे फ्लैट स्क्रैपर रहता है, अगर उसे हम 90 डिग्री पर बेंड कर देते हैं नीचे की ओर तो यह हमारा बन जाता है हुक स्क्रैपर। इसकी कटिंग एज अंदर की ओर होती है, जिससे कि हम इसको पुल करके स्क्रैप करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग भी चपटी सतहों को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। जो हमारा अगला स्क्रैपर आता है वो हमारा है हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। ये क्या होता है? तो इसको ब्रश बेयरिंग की अंदरूनी सतह को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बेयरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। इसकी बॉडी अर्धगोलाकार शेप की होती है, जैसा कि इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि हाफ राउंड स्क्रैपर क्या होता है। तो यह अर्धगोलाकार होता है, इसलिए इसका नाम हाफ राउंड स्क्रैपर पड़ा है, तथा इसकी दोनों ओर कटिंग एज होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्क्रैपर आता है वो है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर के बारे में जानकारी देखते हैं। इस स्क्रैपर की अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है, जैसा कि इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, ट्रायंगुलर अर्थात त्रिभुजाकार। तो इसकी तीनों साइडों को कटिंग एज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आगे से नुकीला होता है। इसका प्रयोग कर्व्ड सतहों तथा तेज धारों को खुरचने के लिए किया जाता है। जो हमारा अगला स्क्रैपर आता है वो हमारा है टू हैंडल स्क्रैपर। इसका प्रयोग बड़े आकार की फ्लैट सतहों को स्क्रैप करने के लिए होता है। इसके दोनों हैंडलों को दोनों हाथों में पकड़कर स्क्रैप करते हैं। दोनों ओर से पकड़ लेने के कारण यह समतल तथा शीघ्रतापूर्वक स्क्रैप करता है। इसमें दोनों ओर हैंडल लगे होते हैं, इसलिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हमारे लिए कि टू हैंडल अर्थात दो हैंडल वाला स्क्रैपर। तो जो हमारा नेक्स्ट आता है हमारा वो स्क्रैपर है बुल नोज स्क्रैपर। क्या होता है बुल नोज स्क्रैपर? जैसा कि इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि बैल की नाक के समान इसके जो हैंडल होता है दोनों मतलब पकड़ने का, तो आगे की सतह जो रहती है बैल की नाक के समान फूली हुई होती है, इसी के कारण इसका नाम बुल नोज स्क्रैपर पड़ा। इसके द्वारा समतल व हाफ राउंड सतह को स्क्रैप किया जा सकता है। इसकी धार गोलाई में होती है। इसका प्रयोग बड़े बियरिंगों में ऑयल पॉकेट बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारे यहाँ स्क्रैपर खत्म हो जाते हैं ये प्रकार के। एक बार फिर से देखते हैं हम कौन कौन से प्रकार के स्क्रैपर होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है फ्लैट स्क्रैपर, सेकंड है हुक स्क्रैपर, थर्ड है हाफ राउंड स्क्रैपर, फोर्थ है ट्रायंगुलर स्क्रैपर, फिफ्थ है टू हैंडल स्क्रैपर एंड जो हमारा लास्ट है वो है हमारा बुल नोज स्क्रैपर। तो हमारे सफाई सहायक में एक और जो हमारा मुख्य भाग आता है, एक और सफाई सहायक आता है वो हमारा है तार का ब्रश। तो तार के ब्रश आपने देखे होंगे कि कार्यखंड में विविध प्रकार की अशुद्धियां चिन्हन व मापन प्रक्रम को प्रभावित कर सकती हैं। अतः तार के ब्रश द्वारा ये प्रक्रम करने से पूर्व कार्यखंड व जॉब की सफाई कर ली जाती है, जिससे मापन या फिर चिन्हन जैसे प्रक्रम कहीं अधिक यथार्थता के साथ किए जा सकते हैं। तो अगर कोई भी हम जॉब कर रहे हैं तो उसकी परिष्कृतता के लिए तार के ब्रश की आवश्यकता होती है। और जो हमारा सेकंड आता है एमरी पेपर। एमरी पेपर भी एक
तो जो सफाई सहायक में हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो हमारा है एमरी पेपर। एमरी पेपर जैसे रेत पेपर के नाम से भी आप जानते हैं। तो एमरी पेपर की विषय का संबद्धता के कारण, इसकी ट्रेड उपयोगिता के कारण इसको मूल कारक